किसानों के आंदोलन फिर से शुरू हो गए हैं। दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर चर्चाएं हो रही हैं, ये सही वो गलत, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो टॉप पर है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये वीडियो बहुत डीप में बनाया गया है। एमएसपी की गारंटी का तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये गारंटी जरूर है। और फिर आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए। देखो, ये वीडियो 5 भागों में बांटा गया है। पहले एपीएमसी सिस्टम मतलब मंडी सिस्टम को समझेंगे, फिर एमएसपी के बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर बात करेंगे, और फिर 2020 में कुछ कृषि कानून आए थे उनके बारे में बात करेंगे, और आखिरी में सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। देखो, किसान शब्द हम जब भी सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक फटी हालत में एक इंसान की छवि बनती है, और ये सच्चाई है। आज भी किसान की हालत यही है, और पहले के जमाने में किसानों की हालत तो बहुत बदतर थी। खाने तक का अनाज नहीं इकट्ठा कर पाते थे, और जब भी इन्हें पैसे कौड़ी की जरूरत पड़ती थी तो ये मजबूरी में महाजनों के पास गिड़गिड़ाते थे, और महाजन इन्हें मंथली ब्याज पर पैसा देते थे। लेकिन जब भी फसल कटती थी तो ये सीधे किसानों के खेत पर पहुंच जाते थे, और उधारी की भरपाई के लिए किसानों की फसलें औने पौने दामों में खरीद लेते थे, और जो कि उधारी वाले पैसे से एडजस्ट कराया जाता था। यही सब खत्म करने के लिए सरकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट लेकर आई, जिसे मंडी सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके तहत मंडियां बनवाई गई और इन्हें रेगुलेट करने के लिए एपीएमसी बनाई गई, और जिसमें खरीद फरोख्त केवल और केवल आढ़तिया के ही थ्रू होगी। और काम की बात यह है कि इस मंडी सिस्टम के तहत अब किसान अपनी फसल सीधा मंडी ले जाएगा। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था, और उधर आढ़तिया के थ्रू बोली लगाई जाएगी, और वो इंश्योर करेंगे कि किसानों को जायज दाम मिले और पैसा भी तुरंत मिल जाए। 160 60 रुपए 60 रुपए मंडी हो गए 77 बॉक्स। इस मंडी सिस्टम से किसानों को तो बहुत फायदा हुआ। वो जो पुराना वाला महाजन वाला सिस्टम था ना, उससे तो उनको छुटकारा मिल गया। अब वो महाजन किसान के खेतों पे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं, और ना ही किसान अपनी फसल ले जाकर कहीं बीच में बेच सकता है। ये एपीएमसी सिस्टम मंडी सिस्टम को लाने की सरकार की नीयत बहुत साफ थी। चलिए अब हम एमएसपी को समझ लेते हैं। क्या था कि 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था और देश की इकोनॉमी चरमराई हुई थी, और उधर 1965 में पाकिस्तान से भी युद्ध छिड़ गया, और इसी साल 1965 और 66 में भीषण अकाल पड़ा था। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और इन दोनों साल पैदावार बहुत कम हुई थी। सिर्फ 72 मिलियन और 74 मिलियन टन ही हुई थी, जिससे इंपोर्ट 12 मिलियन टन तक बढ़ गया था। मतलब उस समय हमारी डिमांड लगभग 90 मिलियन के आसपास थी। लेकिन अमेरिका तो इतनी आसानी से देता नहीं था, बहुत ह्यूमिलिएट करता था, कोई भी एग्रीमेंट पर साइन कराता था। लेकिन शास्त्री जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि हफ्ते में एक दिन सोमवार को व्रत रखें, और देश ने उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। और देश की इस बदतर हालत को देखकर शास्त्री जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करी। लेकिन इसी बीच 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इन्होंने आखिरी सांसें ली। फिर इंदिरा गांधी आई और इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया, और अमेरिका के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया के एमएस स्वामीनाथन की देखरेख में मैक्सिको से हाई क्वालिटी के सीड्स मंगवाए गए। अब सरकार के सामने दिक्कत ये थी कि इतने बड़े लेवल पर ये एक्सपेरिमेंट करा कैसे जाए, तो उन्होंने सिंचाई वाले राज्यों पंजाब और हरियाणा को चुना, और यहाँ के लोग पहले से थोड़ा फाइनेंशियली मजबूत भी थे, और वो पैसा लगाने में सक्षम भी थे। लेकिन बात ये थी कि वो रिस्क लेंगे क्यों? अगर मान लो कि उनकी फसल नहीं बिकी या उनको उतने दाम नहीं मिले, फिर तब सरकार ने किसानों को ये गारंटी दी कि आपकी फसल के दाम कितने भी गिर जाए, लेकिन हम जरूर खरीदेंगे। और ये गारंटी केवल और केवल गेहूं की ही फसल पर थी, और यहीं से 1967 में एमएसपी की नींव रखी गई, और फसल खरीदने का जिम्मा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया, मतलब एफसीआई को, जिसका गठन 1965 में हुआ था, जिसका मेन पर्पस था कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज करा जा सके। अब 1967 में जब फसल कटी तो रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। 74 मिलियन टन से सीधा 98 मिलियन टन, और 80 का दशक आते आते हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। और सोचो, आज हम चाइना के बाद वर्ल्ड के दूसरे प्रोडक्टिव कंट्री बन गए हैं, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। यही अगर हम 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो 329 मिलियन टन अनाज पैदा किए हैं।
अब सवाल उठता है कि जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं तो अभी एमएसपी क्यों चल रहा है? क्योंकि 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम चालू करी गई थी, जिसका एम था कि सब्सिडाइज रेट पर बीपीएल को अनाज पहुंचाया जाए और ये राशन एफसीआई को एमएसपी रेट पे आसानी से मिल जा रहा था, उसको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इसलिए तब से चल रहा है और आज की तारीख में लगभग हम 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज रेट पर राशन दे रहे हैं, सोचिए। और हाँ, आपको बता दें कि आज एमएसपी के दायरे में भले ही 23 फसलें हैं, लेकिन सरकार केवल 2 ही फसलें खरीदने की गारंटी देती है, वो गेहूं और धान है बस। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। क्या है कि एक कमीशन है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि 1 साल पहले ही इन 2300 फसलों के दाम के बेंचमार्क सेट करती है। एपीएमसी और आड़तिया ये इंश्योर करते हैं कि 2300 फसलों के दाम सेट किए हुए बेंचमार्क से कम ना हो, मतलब 2300 फसलों के दाम एमएसपी के रेट से ऊपर हो। और दूसरी चीज ये कि फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट ये एमएसपी के दायरे में नहीं आते हैं, इनके रेट मार्केट डिसाइड करती है। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को समझ लेते हैं। क्या है कि 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन एमएस स्वामीनाथन थे। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें इन्होंने एमएसपी के 3 फार्मूले दिए। पहला A2 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये कि किसानों की जितनी लागत लगी है उसके 1.5 गुना पर एमएसपी दे दीजिए। दूसरा A2+FL मतलब किसानों के फैमिली लेबर को भी इंक्लूड कर लो। तीसरा C2 मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, मतलब ये कि अगर किसान अपनी खेती किराए पर देता है तो उसका किराया मिलता है, और जो उसमें पूंजी लगाता है उस पूंजी को अगर बैंक में रखता है तो उस पर ब्याज मिलता है। तो इनको भी इंक्लूड करके उसके 1.5 गुना पर एमएसपी सेट कर दीजिए। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट ने यह सजेस्ट करा कि अगर सच में आप किसानों के साथ न्याय चाहते हैं तो ये तीसरे वाले फार्मूले पर एमएसपी सेट करो। एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगभग 2006 के आसपास आई थी और उसके बाद ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई और 2018 में सरकार ने कहा कि हमने एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी है, उसी के रेट के हिसाब से हम एमएसपी सेट करते हैं। लेकिन किसान फिर भी खुश नहीं थे क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट के दूसरे फार्मूले को लागू किया है, उसी के हिसाब से एमएसपी सेट करते हैं और किसानों को चाहिए तीसरा वाला फार्मूला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 2020 में 3 कृषि कानून आए थे, उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। एक्चुअली में आज ये जो फार्मिंग हो रही है वो एक ट्रेडिशनल तरीके से होती है और ये जो कानून थे वो इसी फार्मिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए थे। पहला, इसमें किसानों को पूरी छूट थी, वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते थे, उन्हें मंडी जाने की जरूरत नहीं थी। वो किसी मिल को बेच सकते थे, वो खेत पर भी बेच सकते थे, या फिर कोई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस मार्ट, वो अपना पूरा सेटअप किसी गांव में ले जाकर वहां से पूरी फसल खरीद ली और उस कंपनी को भी मंडी जाने की जरूरत नहीं थी। और तो और इस ऑनलाइन के जमाने में वो अपनी फसल ऑनलाइन भी बेच सकते थे। भारी भरकम मंडी टैक्स, आढ़तिया टैक्स, लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस का झंझट नहीं था। लेकिन इस मंडी सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि किसान अपना फल या सब्जी लाद कर मंडी ले जाता है और अगर वो दिन भर में नहीं बिकती है तो उसे शाम को फेंकना पड़ता है, जिससे किसान को बहुत बड़ा लॉस होता है। और इसमें यह भी दिक्कत है कि कई बार आढ़तिया व्यापारियों से मिल जाते हैं और फसलों के दाम नहीं बढ़ने देते हैं। और तो और ये लोग किसानों को भारी भरकम ब्याज पर लोन भी देते हैं और जब किसान एक बार इस चंगुल में फंस जाता है तो वो कभी उभर नहीं पाता है। 18% पे लोन मिल रहा है, ये बात सही है? ठीक है। मतलब जिस महाजन और साहूकार वाले सिस्टम को हम खत्म करने चले थे वो फिर से शुरू हो गया है। और दूसरा ये कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, वो भी लीगल बाइंडिंग के साथ। इसमें क्या था कि जैसे मान लो कि कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो एक गांव जाती है और वहाँ के लोगों को आलू का एक सैंपल दिखाती है और बोलती है कि अगले साल हमको इस तरह की 10 क्विंटल आलू चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि किसान शुरू में ही रेट डिसाइड कर लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में भर देता है और अगले साल जैसे ही फसल कटती है तो वो कंपनी तय किए गए रेट पर ही वो फसल लेकर चली जाती है। अब लोगों को डर था कि मान लो कि अगले साल रेट बढ़ जाए तब तो किसानों का लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें किसानों को छूट थी कि वो एक इसमें स्पेशल टाइप की कंडीशन डाल सकते हैं कि अगले साल अगर मार्केट के दाम बढ़े तो उसी हिसाब से उनकी फसल के भी दाम बढ़ जाएंगे। अगर मान लो कि रेट गिरे तो कंपनी को उस तय किए गए रेट पर ही लेना पड़ेगा। मतलब इसमें किसान चारों तरफ से सुरक्षित था। इससे क्या था कि एक बड़े लेवल पे फार्मिंग होती और कंपटीशन बढ़ता, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट होते, प्रोडक्शन के बढ़ने के हाई चांसेस थे क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी टेक्निकल टीम भी इन्वॉल्व करती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले किसान आंदोलन में ये कानून वापस ले लिए गए थे।
लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को क्या चाहिए? क्या है कि किसानों को मेन डर ये है कि जो आज एमएसपी चल रही है कहीं ऐसा ना हो कल को वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो पॉलिसी है और पॉलिसी को कभी भी खत्म करा जा सकता है। तो किसानों की मेन डिमांड ये है कि एमएसपी का एक लीगल एक्ट बना दो जिससे कि सरकार 2300 फसलों को एमएसपी रेट पर प्रोक्योर करने की गारंटी दे। हाँ, प्रोक्योरमेंट गारंटी, मतलब अभी केवल धान और गेहूं प्रोक्योर होते थे, अब 2300 फसलें सरकार खरीदेगी। ये इन लोगों की डिमांड है। लेकिन अब बात यह है कि केवल 23 ही फसलें क्यों? वेजिटेबल्स क्यों नहीं? फ्लावर्स क्यों नहीं? डेयरी प्रोडक्ट क्यों नहीं? मछलियां क्यों नहीं? उसमें भी तो किसान मेहनत करता है, उसको भी तो एक जायज दाम मिलने चाहिए ना। अब हम सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एमएसपी की गारंटी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2024 का बजट तो 45 लाख करोड़ का है, जिसमें से केवल और केवल 10 लाख करोड़ इन फसलों को खरीदने में लग जाएंगे। मतलब और काम कैसे होंगे? एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कुछ अनाज खरीदेगी तो मार्केट में उसकी शॉर्टेज होगी, तो दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। तो फिर किसान वो एमएसपी पर क्यों बेचेगा? मार्केट रेट पे बेचेगा। तो इसी तरह गवर्नमेंट को बीच बीच में इंटरवेन करना होगा और दाम अपने आप मैनेज हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि अभी भी एमएसपी की जरूरत है क्या? देखो, एमएसपी का मेन पर्पस क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करना और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, वो तो सक्सेस हो गया। आज की तारीख में इंडिया तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है, और लेकिन गवर्नमेंट अभी भी एमएसपी का बोझ लेकर चल रही है। फसलों के दाम मार्केट को डिसाइड करने दो ना, जैसे और सभी प्रोडक्ट्स के होते हैं। अब एमएसपी का लालच देंगे तो सब वही चुनिंदा फसलें ही लगाएंगे, वैरायटी चेंज नहीं होंगी, तो मार्केट में केवल सप्लाई उन्हीं फसलों की होगी, तो जाहिर सी बात है कि दाम तो गिरेंगे। और गवर्नमेंट के हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम की हालत तो वैसे ही बहुत खस्ता है। और जब गवर्नमेंट मार्केट से ज्यादा रेट पर अनाज खरीदेगी तो वो गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो एफसीआई मार्केट से 20 रुपए में गेहूं खरीदती है, उसके हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसफर और करप्शन को मिलाकर यही गेहूं 40 रुपए का पड़ता है। तब जाकर वो गेहूं गरीबों तक सब्सिडाइज्ड रेट में पहुंचता है। सोचिए, यही सब लूपहोल्स और एफसीआई के इतने खराब सिस्टम को देखते हुए इसे रिफॉर्म करने के लिए शांता कुमार कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और कहा कि भाई एफसीआई को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अब बात उठती है, पंजाब और हरियाणा वाले ही किसान क्यों? देखो, क्या है कि अभी तक पूरे देश में केवल 6% लोगों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है और सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा और पंजाब ही उठाते हैं। सोचो, यहाँ की उपज का 70 से 80% अनाज केवल और केवल एफसीआई को जाता है। ये सब बड़े किसान ही कर पाते हैं, क्योंकि एफसीआई का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना कि छोटे किसान वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और वो कम दाम पर बीच में ही बिचौलियों को बेच देते हैं। देखो, एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से देश में लगभग 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन, मतलब 7-8 बीघा भी जमीन नहीं है। और इनमें बहुत तो ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो दूसरे की बटाई पर खेती करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। सही मायने में देखा जाए तो यही किसान है। और देश की खेती का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 50%, केवल 10% लोगों के ही पास है। ये लोग किसान नहीं है, ये लोग जमींदार हैं। और दूसरा ये कि अगर एमएसपी हटा तो लगभग मंडी सिस्टम भी हट ही जाएगा, मतलब आढ़तियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और जो 70% किसान इनसे लोन लेते हैं, उनसे ब्याज कैसे वसूलेंगे? ये एक बड़ा ग्रुप कभी नहीं चाहता है कि एमएसपी और मंडी सिस्टम खत्म हो, क्योंकि उसी से तो उनकी दुकानें चल रही हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट सच में किसानों के साथ न्याय करना चाहती है तो वो फाइनेंशियल एड दे, मतलब अगर किसानों को लॉस हो तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट करे। और एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। जब भी दाम गिर रहे हो तो एक्सपोर्ट बढ़ा दो, दाम अपने आप मार्केट में बढ़ जाएंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों की लागत ही कम कर दो ना, मतलब बीज, खाद, पेस्टिसाइड, बिजली, पानी और आवश्यक चीजों पे सब्सिडी बढ़ा दो। आज की तारीख में जैसे ही हम 12th पास करते हैं, आईआईटी या एम्स का सपना देखने लगते हैं। हमें कृषि विज्ञान के बारे में पता ही नहीं होता है। कब तक कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज पर ही कृषि की रिसर्च टिकी रहेगी? आज की तारीख में यंग जनरेशन खेती में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। पेरेंट्स के और किसान मजदूरों के भरोसे खेती हो रही है। जब हमारा यंग माइंड, हमारा यूथ कृषि क्षेत्र में मास लेवल पे उतरेगा ना, तो वो टेक्निकल फार्मिंग करेगा, नई नई रिसर्चेस होंगी, तब जाके किसानों का भला हो और फार्मिंग एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।